हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसमें पहला चैप्टर था सेल। सेल की हम लोगों ने अभी तक 4 वीडियोस कर लिए हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, पार्ट 5। आप में से कई बच्चों ने मुझे बोला है कि उन्हें सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम्स, एक्सोनीम जो सीलिया और फ्लैजेला में होता है, ठीक है, साइटोस्केलेटल, ये समझ ही नहीं आता। तो आज हम यही टॉपिक बहुत अच्छे से, आराम से और इजी वे में करेंगे। स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले जो आपका टॉपिक है ना वो है साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन देखो, साइटोप्लाज्म, स्केलेटन जो उसका फ्रेमवर्क बना रहा है वो साइटोस्केलेटन। बेसिकली वो प्रोटीन फिलामेंट्स जिसकी वजह से सेल की शेप है, जो हेल्प करता है सेल को मूवमेंट में, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो फिलामेंट्स को साइटोस्केलेटन हम लोग बोलते हैं। क्या लिखा है आपकी एनसीईआरटी में कि इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। फिलामेंट जो प्रोटीन के बने हुए हैं, जिनमें क्या क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, उन्हें हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं। मतलब साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनमें से आप लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स तो सुना ही होगा, जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं। स्पिंडल फाइबर आपने सुने हैं ना कि भाई स्पिंडल फाइबर जो माइटोसिस और मियोसिस के टाइम पे क्रोमैटिड्स को, मियोसिस 1 के टाइम पे होमोलोगस क्रोमोसोम को ऐसे सेग्रीगेट करते हैं, है ना। इनका फंक्शन देखो क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल में, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल, कि सेल की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। ये काम होता है साइटोस्केलेटन। और इससे ये वाला जो आपका टॉपिक है, स्ट्रक्चर, सॉरी, उसके फंक्शन एंड ये वाली लाइन, इससे आपका नीट से क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीलिया एंड फ्लैजेला, कि सीलिया एंड फ्लैजेला क्या होते हैं। देखो भाई, सीलिया अगर मैं बनाऊं, ये आपका पैरामीशियम है, ठीक है। सीलिया जो होंगे ना, हाँ सॉरी दोबारा, अगर मैं बनाऊं, ये आपका पैरामीशियम है। सीलिया जो हेयर लाइक, छोटी 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसको हम लोग सीलिया बोलते हैं, तो छोटे छोटे होते हैं। और फ्लैजेला क्या होगा, फ्लैजेला, ये अगर मैंने एक यूग्लिना बना दिया, कि थोड़ा सा जो बड़ा होता है वो फ्लैजेला होता है। एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये, कि चाहे वो सीलिया हो चाहे वो फ्लैजेला हो, ये मैंने रेड कलर से पता क्यों बनाया है, आपको ये दिखाने के लिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो इन सीलिया, इन फ्लैजेला को कवर करके रखती है। ये देखो, हर एक सीलिया को किसने कवर किया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। इसी तरह ये फ्लैजेला को भी सेल मेम्ब्रेन ने इस तरह से कवर किया हुआ है, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कवर करके रखती है। ओके। एक जो होता है उसे सीलियम बोलते हैं, मल्टीपल को सीलिया बोलते हैं, सिमिलरली फ्लैजिलम सिंगुलर को, और बहुत सारों को फ्लैजिला। हेयर लाइक आउटग्रोथ्स बाहर निकले हुए होते हैं किसके, सेल मेम्ब्रेन। सीलिया छोटे होते हैं और वर्क लाइक ओर्स। ओर्स देखा है, चप्पू चलाते हैं, बोट चलाते हुए। ठीक है, उसमें क्या होता है, या तो ये क्या करेंगे, या तो ये वो बोट को नहीं, बोट को आगे बढ़ाने का काम कर लेंगे, या ये कह सकते हैं कि सराउंड में जो फ्लूइड है उसको हटाने का। ठीक है। जबकि जो फ्लैजिला होता है वो सिर्फ सेल की मूवमेंट का काम करता है, तो जबकि सीलिया क्या करेगा, या तो सेल की मूवमेंट में हेल्प करेगा, या सराउंड, उसके आसपास जो फ्लूइड होगा उसको हटाने में हेल्प करता है। देखो, कि सीलिया जो होता है, और लाइक मूवमेंट है उसकी, कि इधर सेल या सराउंडिंग फ्लूइड एक को हटाएगा। जबकि जो फ्लैजिला होता है उसमें कैसी है, लार्जर कंपेरेटिवली, थोड़ा बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली सेल मूवमेंट के लिए होता है। आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें भी आपको फ्लैजिला मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला होते हैं वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। ये जो यूग्लिनॉइड क्या है, यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ये अगर मैंने क्या बनाया, यूग्लिनॉइड, तो इसका फ्लैजिला अलग है प्रोकैरियोटिक। यहां पे आराम से लिखती हूं मैं, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, लिखिए ऐसे, अलग है यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ये आपको अपने नीट के नोट्स में लिखना है एक लाइन में, इस तरह से। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो स्ट्रक्चरली डिफरेंट,
बट आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिखा है ना, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजेला होता है, लेकिन वो अलग होते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजेला से। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी देखें सीलियम या फ्लैजेला की, जो मैंने अभी आपको बोला कि ये कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सीलिया और फ्लैजेला क्या रहेंगे, कवर्ड। मैंने अभी आपको बना के दिखाया। उनका जो कोर होता है ना वो एक्सोनीम होता है। अब आता है कि ये एक्सोनीम का स्ट्रक्चर नहीं आता बच्चों को समझ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या है ये। देखो अभी मैंने आपको बताया था माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन का पार्ट, उसमें ना माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम एक पिज्जा की तरह समझते हैं। अगर मैं इस तरह से आपको पिज्जा बना के दिखाऊं, ठीक है, उसमें आपके, हाँ, 9 ऐसे पीसेज है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पीसेस है पिज्जा में। हर पिज्जा में मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे, दो डबलेट्स की। पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब पिज्जा के एंड में, ठीक है, पिज्जा के एंड में आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल रहे हैं, दो डबलेट, पेरिफेरल मतलब एंड में। इसीलिए यहाँ लिखा है कि आपको क्या मिलते हैं, रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। कैसे अरेंज है, रेडियली, पेरिफेरल मतलब एकदम एंड में। इसके अलावा यहाँ पर एक, दो, सेंटर में दो अलग अलग माइक्रोट्यूब्यूल, दो सिंगल, यहाँ पे आप लिखोगे टू सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं, और पेरिफेरल में 9 डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि एक्सोनीम में बेसिकली 9 डबलेट्स, डबलेट्स रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और पेयर ऑफ दो, ठीक है, सिर्फ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसीलिए इस अरेंजमेंट को माइक्रोट्यूब्यूल के 9+2, क्योंकि टोटल यहाँ पे 9 डबलेट है और 2 ये जो है ना सिंगल होते अकेले अकेले, इसीलिए इसे 9+2 बोलते हैं। देखा जाए तो पेरिफेरल में तो टोटल 18 होते हैं, बट डबलेट्स है 9 के, ठीक है, हर एक माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे ये दो उसमें है, 9 के उसमें है। अब ये देखो एक और चीज है, इसी डायग्राम को देखो, फिर हम लोग आपकी बुक में जो डायग्राम है ना वो डिस्कस करेंगे। पहले पिज्जा को समझते हैं, हम लोग पिज्जा से समझेंगे। उसके बाद आपकी बुक में लिखा है कि सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो है कनेक्टेड बाय ब्रिज, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल शीथ। मतलब ये वाला जो एरिया है, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो है ना एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, उसको हमने क्या बोला, सेंट्रल शीथ। ओके, और क्या बोला है कि सेंट्रल शीट जो है पेरिफेरल डबलेट से रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्ट है। इसका क्या मतलब है, देखो भाई ये ऐसे ना निकल रहे हैं, ये सेंट्रल शीट से ये इस तरह से ये ऐसे कनेक्टेड, ये जो निकल रहे हैं ना, कि भाई सेंटर से माइक्रोट्यूब्यूल से, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से जो कनेक्ट हो रहे हैं, उनको हम लोग बोल रहे हैं रेडियल स्पाइक्स। ठीक है, कि तो कितने हैं, 9 डबलेट्स में, 9 के डबलेट्स में है ना, तो रेडियल स्पाइक्स भी कितने होंगे, 9। लिखा है यहाँ पे देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, 9 है ये। उसके बाद ये आपस में भी तो कनेक्टेड होंगे, वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू लिंकर्स। कि ये जो डबलेट्स होते हैं आपस में किसके थ्रू कनेक्ट है, यहाँ पे बनाएंगे आपस में ये जो कनेक्ट है ऐसे, उसको हमने बोला यहाँ पे लिंकर्स, कि लिंकर्स के थ्रू ये कनेक्ट है। चलो अब ये स्ट्रक्चर जो है ना हम लोग आपकी बुक में जो डायग्राम है उसमें देखते हैं। चले स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने आपको कहा, क्या कहा था कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि ये वाला 1, यहाँ पे कितने हैं, 1 2, सेकंड इसमें भी 2, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9,
टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 9। हर माइक्रोट्यूब्यूल में कितने दो हैं? कितने हैं? डबलेट, मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल। पेरिफेरल, पेरिफेरल लिखा है ना, ये पेरिफेरल का मतलब एकदम एंड की तरफ। ठीक है, ये देखो ये ग्रीन कलर की क्या बनाई हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? मैंने अभी आपको बोला था कि जो इस तरह से सीलिया होता है उसको कौन कवर करके रखता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है। बीच में ये जो दो हैं, ये दो क्या है? हमारे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, जो सिंगल सिंगल है, अकेले अकेले हैं। ये 1 2 सेंट्रल। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल किससे ये अटैच है, जिसको हमने क्या बोला? सेंट्रल शीथ। अब देखो ये चीज तुम लोग एक बार, कि ये जो निकल रहे हैं ना ये बॉन्ड, जो सेंट्रल शीथ से माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच है, इसको हमने बोले रेडियल स्पोक, और टोटल 9 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिससे ये दो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में अटैच है, ये जो ग्रीन, ये इसको हम लोग बोलते हैं लिंकर, जिससे दो माइक्रोट्यूब्यूल अटैच। क्योंकि पेरिफेरल में आपके 9 है, चाहे डबलेट की फॉर्म में है बट है तो 9, इसलिए हम 9 लिखेंगे। जबकि सेंट्रल में आपके दो है अलग अलग, 9 प्लस 2 अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिम। ये जो एक्सोनिम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सीलिया का जो बेस स्ट्रक्चर है एक्सोनिम, उसमें 9 प्लस 2 अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे ये लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे हम एक बार क्या लिखा है। कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है सीलियम या फ्लैजेलम की, वो दिखाती है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल होते हैं। उसके बाद उसका जो कोर है, जो स्ट्रक्चर है, उसको कोर स्ट्रक्चर को एक्सोनिम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो लॉन्ग एक्सिस में बहुत सारे, एक एक्सोनिम है ना, ऐसे पैरेलल रन करते हैं। एक्सोनिम में जनरली 9 डबलेट्स होते हैं, रेडियली अरेंज पेरिफेरल, जो बिल्कुल एकदम कोने कोने वाले हैं, सॉरी कॉर्नर वाले नहीं, मेम्ब्रेन के पास वाले जो है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और बीच में पेयर 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, लेकिन अलग अलग जुड़े हुए नहीं होते हैं, एकदम जैसे कि डबलेट्स होते हैं। इस अरेंजमेंट को 9 प्लस 2 एरे बोलते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आपस में ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, ये जो सेंट्रल में होती हैं ब्रिजेस के थ्रू, और इनके चारों तरफ एक ऐसे क्या होती हैं, अरे लड़का सा बन गया ये, सेंट्रल शीथ। ओके, सेंट्रल शीथ होती है। उसके अलावा जो है ना, ये सेंट्रल शीथ, यहाँ पे अगर हम बोले ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं हमारे डबलेट्स, 5 6 7 8 9। तो ये जो ऐसे निकल रहा है स्ट्रक्चर इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो सेंट्रल को माइक्रोट्यूब्यूल जो पेरिफेरल है उससे जोड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोग बोल रहे हैं रेडियल स्पाइक्स। ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं? रेडियल स्पाइक। कितने हो गए टोटल ये रेडियल स्पोक? 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं। पेरिफेरल डबलेट्स आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? ये जो है यहाँ पे लिंकर्स के थ्रू। ठीक है, बोथ सीलिया और फ्लैजेला के बेसल बॉडी बेस में ना, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। यहां से आपको एक चीज समझ आएगी कि मतलब कि जहां भी सेंट्रियोल होगा वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, ये हम कह सकते हैं। वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। आप इस तरह से सोचेंगे कि सेंट्रोसोम एक घर है और उस सेंट्रियोल उसके अंदर दो लोग रहते हैं। जैसे ये एक घर, ठीक है, इस घर के अंदर ना दो सेंट्रियोल्स रहते हैं इस तरह से। बस आपको ऐसे सोचना है कि जो घर है वो आपका सेंट्रोसोम है, और इस घर के अंदर सेंट्रियोल्स रहते हैं। और भी चीजें होती है यहाँ पे, ठीक है, वो हमको अभी इतना डिस्कस नहीं करना, बट जो घर है अच्छे से बनाते हैं। ये है घर, इसकी ना कोई शेप फिक्स नहीं होती है, इसीलिए मैंने ऐसे रैंडम सा बनाया है। और इस घर में यहाँ से ये दो, ये आपकी सेंट्रल, ये सेंट्रोसोम है, घर को बोला हमने। और ये जो दो लोग रहते हैं इस घर के, दो मेंबर्स, उसे हमने सेंट्रियोल बोला। तो सेंट्रोसोम वो ऑर्गेनल है जिसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सेंट्रियोल बोलते हैं। ये
दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियल मटेरियल। एमॉर्फस का मतलब है भाई जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। ये जो है सेंट्रोसोम कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई भी एक इसके आसपास जो मटेरियल होगा फिक्स शेप नहीं है, जैसा मर्जी हो सकता है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं सेंट्रोसोम में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे राइट एंगल पे, है ना, ये पूरा राइट एंगल पे, ये जैसे कि ये परपेंडिकुलर है, देखो मैंने यहाँ बनाया है ना, ये परपेंडिकुलर सेंट्रियोल एक दूसरे दो है, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के ऐसे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, 2 बार आया है 2024 में, री नीट हुआ था 2024 में, उसमें भी आया था, कैंसिल नीट में भी आया था, कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कार्टव्हील, जैसे जैसे वो कार्टव्हील होता है करते हैं ऐसे कार्टव्हील, उस ऑर्गेनाइजेशन में कार्टव्हील वर्ड लिखेंगे कि कार्टव्हील वर्ड जो है या कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सेंट्रियोल्स की। ये आप लोग लिखेंगे अपनी नोटबुक में, नोट्स में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से इक्वल्स टू सेंट्रियोल्स, कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन आप लिखेंगे सेंट्रियोल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, किसके बने हुए होते हैं, देखो अभी मैंने आपको बोला था ना प्रोटीन्स, साइटोस्केलेटल बॉडी जब हम बात कर रहे थे प्रोटीन की होती है, उसके बाद सिलियन फ्लैजेला वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है बट वो भी तो प्रोटीन है। इसी तरह जो सेंट्रियोल होते हैं ना, ये भी 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, यहाँ पे आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन याद रखना है। सीलिया फ्लैजेलम में हम 9+2 9+2 पढ़ रहे थे कि 9 मतलब जो चारों तरफ है ना, जो पेरिफेरल पे है, एकदम कौन उसमें है कि भाई मेम्ब्रेन की उस तरफ है, अगर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो मेम्ब्रेन के साइड में है। इसमें भी लिखा है पेरिफेरल पे ही है, अगर ये ऐसे है स्ट्रक्चर तो यहाँ भी ऐसे ही है पेरिफेरल पे। और कितने हैं, 9 है, इवनली स्पेस्ड। कौन सा प्रोटीन है, वहां हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रहे थे, यहाँ हम ट्यूबुलिन बोल रहे हैं उस, ठीक है। और ये वहां पे डबलेट्स थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे थे, डबलेट्स की फॉर्म में, बल्कि यहाँ पे होते हैं ट्रिपलेट्स के फॉर्म में, मतलब 9 × 3 टोटल 27 होता है, यहाँ ट्रिपलेट की फॉर्म में है, वहां बल्कि डबलेट की फॉर्म में थे, यहाँ पे ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब ऑफ कोर्स जैसे उसमें था कि जो ट्रिपलेट है आपस में जुड़े हुए होंगे, ये देखो लिंक्ड होते हैं, ऑफ कोर्स, हाँ जी ये लिंक्ड है, ओके। जो सेंट्रल पार्ट होता है सेंट्रियोल का ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन, वही सेंटर का, उसमें भी प्रोटीनीशियस होता है, प्रोटीन होता है और उसको हम हब बोलते हैं। अब देखो सीलिया एंड फ्लैजेला में हमने देखा था, वहां पे सेंटर में भी दो अलग अलग माइक्रोट्यूब्यूल थे, वो भले ही जुड़े हुए थे बट थे। इसके सेंटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर टिब्यूलिन माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते। देखो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, टिब्यूलिन प्रोटीन क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स टिब्यूलिन के ही बने होते हैं, तो ये इक्विवेलेंट टू माइक्रोट्यूब्यूल ही है, कंफ्यूज मत हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। अभी लिखा था ना आपके बुक में कि सेंट्रियोल्स सीलियन फ्लैजेला के बेस में क्या मिलता है, सेंट्रियोल मिलते हैं, वही है ट्यूबुलिन। अगर आप माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने होते हैं, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन नाम जो होता है ना, प्रोटीन का नाम ट्यूबुलिन है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की ही बात हो रही है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए आई डोंट नो व्हाई उन्होंने सिर्फ ट्यूबुलिन लिखा, बट ये माइक्रोट्यूब्यूल की ही बात हो रही है यहाँ भी, ठीक है। तो इस जो ये मिड रीजन है जहाँ पे प्रोटीन्स हैं उसको हब बोला, ये भी कनेक्टेड होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, इस तरह से, सॉरी, हाँ ये भी ऐसे कनेक्टेड होगा जैसे उसमें कनेक्टेड था, और उसको हमने क्या बोला था, रेडियल स्पाइक्स, यहाँ भी वही बोलेंगे, या रेडियल स्पोक या स्पाइक्स, कुछ भी बोल लो आप, इसको भी हमने रेडियल स्पोक्स बोला, जो भी प्रोटीन के बने होते थे। सेंट्रियोल्स लिखा है ना, बेस बॉडी बनाते सीलिया और फ्लैजेला की, और स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर की बेस बॉडी बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर वही जो माइटोसिस और मियोसिस के टाइम में अटैच होते हैं ना, काइनेटोकोर से इसे सेग्रीगेट करते हैं, उसे बोलते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो देखो हमने, अच्छा अब है ना यहाँ पे बोला कि सेंटर में कुछ नहीं है, सिर्फ 9 पेरिफेरल ट्यूबुलिन प्रोटीन है, वो भी ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 9+0 अरेंजमेंट, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हम 9+0 अरेंजमेंट। जबकि सीलिया में या फ्लैजेला में कौन सा अरेंजमेंट होता है,
9+2 अरेंजमेंट। बस अगर आप ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, सेम ही है। हाँ, इसके अंदर 9 डबलेट्स होते हैं, दो दो प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम में 9 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, स्पेसिफिकली सेंट्रोजोम। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि सेंट्रोजोम जो है वो आपको एनिमल सेल में मिलते हैं, आपको प्लांट सेल में नहीं मिलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के। एक सेकेंड, तुम लोग को ये याद है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये सारी चीजें। ये देखिए, ऑन द अदर हैंड, एक तो सेंट्रियोल्स का लिखा है, एक सेकेंड, हाँ, animal cell have centriole which are absent in almost all plant cell। ये centrioles जो हैं प्लांट सेल में नहीं होते, इवन सेंट्रोसोम भी ऑलमोस्ट इससे लिखा है। जैसे अभी मैंने फ्लैजेला बोला, फ्लैजेला में आप देखोगे ना, यूग्लिना में फ्लैजेला होता है, ठीक है, यूग्लिनॉइड, खैर वो प्लांट सेल तो नहीं होता, तो यस। हाँ, तो ऑलमोस्ट आप ऐसे समझो कि सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम भी आपकी बुक में मेंशन है, एक सेकेंड, कि सेंट्रोसोम जो होता है कहाँ नहीं प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रखो आपके स्टार्टिंग में, यस, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, एनिमल सेल कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये लिखा है ना कि सिर्फ एनिमल सेल, सिर्फ नहीं लिखा बट समझ आ रहा है, नहीं तो उन्होंने प्लांट सेल तो नहीं लिखा, यूकैरियोटिक तो नहीं लिखा, कि सेंट्रोसोम सिर्फ किस में होता है, सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है कि सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सीलिया और फ्लैजेला जो होते हैं ना, उनमें 9+2 होता है स्ट्रक्चर अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और जबकि सेंट्रियोल्स में 9+0 होता है, पेरिफेरल में होते हैं, सीलिया फ्लैजेलम में डबलेट होते हैं, दो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन लिखा है, आई नो, बट वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही है बेस, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन के ही बनते हैं, वो 9 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है ना आपकी बुक का, वो है न्यूक्लियस। चलो, हाँ, न्यूक्लियस पे आते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है ना, एज अ सेल ऑर्गेनल सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, अंडरलाइन करेंगे आप ये, 1831 के टाइम। एक और चीज, न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, जब उन्होंने डाइस किया था, न्यूक्लियस को स्टेन किया बेसिक डाई से, तो उसके अंदर जो मटेरियल मिला उसको क्रोमैटिन बोला गया बाय फ्लेमिंग। 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रोमैटिन का नाम किसने दिया, मतलब मैचिंग थी जिसमें न्यूक्लियस पूछा है उन्होंने, राइबोसोम पूछे हैं उन्होंने, ठीक है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन पूछा है एंड गोल्गी पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए, क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने देखा था और उसको मटेरियल का नाम दे दिया उन्होंने क्रोमैटिन। हमें पता है ये जो क्रोमैटिन होते हैं ना, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, ये एक सेल है, डिवाइड अगर नहीं कर रहा न्यूक्लियस के अंदर, तो वो ऐसे ही बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं बट लूज फॉर्म में रहते हैं, उसको हम कॉम्पैक्ट क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों, क्योंकि हिस्टोन्स तो यहाँ भी होंगे ही ना थोड़े थोड़े, ऐसा नहीं कि हिस्टोन नहीं होते हैं, बट इतनी कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं रहते हैं। यहाँ लिखा है इंटरफेस न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है, ठीक है, जब वो डिवाइड नहीं, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसमें एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होते हैं जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स है उसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स, एक या उससे ज्यादा न्यूक्लियोए बोलते हैं, न्यूक्लियोली होती है या उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं अगर सिंगुलर है। ये आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार एक से ज्यादा भी होंगे, ये जो ना स्टेन करोगे ना, बड़े डार्कली स्टेन होते हैं, ये क्वेश्चन आया था आपके कैंसल नीट में कि न्यूक्लियोलस जो होते हैं ना, वो क्या है, वो है एक्टिव साइट फॉर राइबोसोमल
RRNA लिख रही हूं मैं, राइबोसोमल RNA सिंथेसिस लिखिए, न्यूक्लियोलस आया हुआ है ये, एक्टिव साइट फॉर राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। ठीक है, अभी हम ये बुक में भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने दिखाया कि न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में, हमारे सेल में, यूकैरियोटिक सेल में 3 ऐसे ऑर्गेनेल है जिनकी 2 मेम्ब्रेन होती है। वो कौन कौन से हैं? एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल में प्लास्टिड भी आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट जिसकी 2 मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, और तीसरा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, 2 मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप 2 मेम्ब्रेन होती है, जिसमें स्पेस कितना होगा 2 मेम्ब्रेन के बीच? 10 to 50 नैनोमीटर। ये न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस की दूसरी मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच के स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं हम लोग? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, जो बैरियर की तरह काम करती है कि कोई भी चीज को एक न्यूक्लियस के अंदर नहीं आने देती, या न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में नहीं जाने देती। ठीक है, ये काम बैरियर की तरह ये करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, फिर भी थोड़ी सी बेसिकली कॉन्टिन्यूस होती है। हमने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर मेम्ब्रेन से चिपका हुआ होता है, इसीलिए यहाँ लिखा है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है कॉन्टिन्यूस होती है ER के साथ, और उसमें राइबोसोम तो होते ही है। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप पे छोटे 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 ऐसे पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो 2 मेम्ब्रेन जहाँ पे भी मिल रही हैं वहां पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये पोर्स क्या करेंगे भाई? न्यूक्लियस से बाहर क्या जाता है? न्यूक्लियस से बाहर आपका mRNA जाएगा। mRNA बनने के बाद जो DNA से mRNA बनता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जब mRNA से प्रोटीन बनना होता है ना, वो बनता है साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस से बाहर जाता है क्या? mRNA, वो न्यूक्लियर पोर्स से जाएगा। इसके अलावा जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी बाहर जाते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि कुछ राइबोसोम्स, सॉरी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ऑफ कोर्स राइबोसोम होते हैं प्रेजेंट जो प्रोटीन बनाते हैं। तो न्यूक्लियर पोर्स जो होती है पैसेज है जिससे कि RNA जाते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं दोनों डायरेक्शन में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएंगे, ठीक है, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आएंगे, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में बाहर भी जाते हैं। नॉर्मली एक ही न्यूक्लियस होता है एक सेल में। कुछ ऐसे सेल्स है जिसमें एक से ज्यादा आपको मिल जाएंगे, कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जैसे कि, अच्छा बताना किस में होते हैं एक से ज्यादा? आपने, आपके कोर्स में कोई है जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है? आपने जो पढ़ा है, हाँ हमने पढ़ा है एक टेपेटम, अगर हमने पढ़ा नहीं था टेपेटम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12 चैप्टर 1। टेपेटम जो एंथर होता है उसकी लेयर होती है, पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। टेपेटम जो होता है बाई न्यूक्लिएट होता है, और टेपेटम का काम होता है जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उनको नरिशमेंट देना। तो हमने पढ़ा है कि टेपेटम क्या होता है? बाई न्यूक्लिएट। तो यस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इवन हमने तो फंजाई में भी पढ़ा है सिनोसिटिक फंजाई, बट छोड़ो वो। उसके अलावा कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जैसे कि RBC, इराइथ्रोसाइट्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। मैमल्स के सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं, फ्लोएम का जो पार्ट होता है वस्कुलर प्लांट्स, उसमें नहीं होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर की जो जगह है उसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो भी सामान है सारा उसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और क्रोमैटिन। क्रोमैटिन वही DNA प्लस प्रोटीन जो गुचर मुचर फॉर्म में प्रेजेंट है, पूरा ऐसे एक्स शेप, या जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का, उस फॉर्म में नहीं है। न्यूक्लियोली जो होते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपका सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, इस तरह के स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो आपके न्यूक्लियोले होते हैं, और एक होता है तो उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, पूरे, अब इसकी कोई मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे आपको प्रॉपर अलग से नहीं दिखेंगे। जब आप इसको करोगे ना, अगर डाई करते हैं न्यूक्लियस को तो डार्कली स्टेन दिखते हैं, बाकी अलग से ऐसा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि लिखा है कि कंटेंट जो होता है न्यूक्लियोलस का वो कॉन्टिन्यूस होता है बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, क्योंकि ये मेम्ब्रेन माउंट स्ट्रक्चर तो है नहीं। लेकिन
ये कौन सी साइट है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, मतलब आरआरएनए यहाँ पे बनता है। जिस भी सेल में बहुत बड़े बड़े या बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, इसका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उस सेल के न्यूक्लियस में। लिखा हुआ है ना, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, या जिन सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है उनके न्यूक्लियस में बहुत बड़े और बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। आपको इसमें ये याद रखना है कि न्यूक्लियोलस जो होता है, इट इज द साइट फॉर synthesis of active site for synthesis of ribosomal RNA। राइबोसोमल आरएनए आपका बनता है। चलिए, यू मे रिकॉल दैट इंटरफेस न्यूक्लियस जो होता है ना, मैंने अभी आपको बताया, इंटरफेस न्यूक्लियस में लूज इन डिस्टिंक्ट नेटवर्क न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब डीएनए और प्रोटीन जैसे कि हिस्टोन, उसका नेटवर्क होता है जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। बट जब सेल डिवीजन होने वाली होती है अलग अलग स्टेजेस में, सेल स्ट्रक्चर किसका दिखाता है? क्रोमोसोम का। न्यूक्लियस में हमें क्रोमोसोम दिखते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर, जिसमें आपको क्रोमैटिन में डीएनए, बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन भी होंगे, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए भी होता है। बेसिकली क्रोमैटिन में आपको सब मिलता है, डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, और थोड़े से आपको क्या मिलते हैं? आपको आरएनए भी मिलता है। एक ह्यूमन में ना लगभग लगभग 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, जो डिवाइडेड है हमारे टोटल 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर्स। एक सिंगल ह्यूमन सेल में लगभग 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड होता है डीएनए का, जो 46 क्रोमोसोम में डिवाइडेड है। बाद में हम लोग को पढ़ना है, अभी हमें ये नहीं पढ़ना उसकी पैकेजिंग के बारे में। हर क्रोमोसोम जब वो डिवाइड कर रहा होता है ना, ठीक है, आपको बीच में एक स्ट्रक्चर दिखता है। अगर मैं इस तरह का बनाऊं, बीच में एक स्ट्रक्चर दिखेगा, जब वो डिवाइड करेगा सिर्फ तभी, सेंट्रोमेयर जिसे हम, ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जहां पे वो अटैच है, लगा लो सेंट्रोमेयर, और इस सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ यहाँ पे और यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपका स्पिंडल फाइबर आके अटैच करता है और फिर वो सेग्रीगेट करेगा। ये आपको याद रखना है कि काइनेटोकोर ही है वो स्ट्रक्चर जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच करता है। सेंट्रोमेयर क्या करता है? वो दोनों ये जो दो क्रोमैटिड है उनको पकड़ के रखता है, ये सेंट्रोमेयर का काम होता है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, क्रोमोसोम को ना, अगर सेंट्रोमेयर कहाँ पे प्रेजेंट है उसकी पोजीशन के हिसाब से 4 टाइप्स के क्रोमोसोम्स हैं। कौन कौन से? देखिए, एक आपका होता है, ओके, 4 टाइप के आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलो। मेटासेंट्रिक ये वाले हैं। मेटासेंट्रिक का मतलब होता है कि क्रोमोसोम एकदम मिडल में है, ऊपर वाली लेंथ और नीचे वाली लेंथ, जो आर्म्स है बेसिकली, ऊपर वाली आर्म और नीचे वाली आर्म, ठीक है, दोनों इक्वल है, वो आपके मेटासेंट्रिक होते हैं। कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में मिडल में होता है सेंट्रोमेयर, और 2 इक्वल आर्म होती है किसकी? क्रोमोसोम की। नेक्स्ट, ये वाला जो है आपका सब मेटासेंट्रिक है। सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है? वो क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर थोड़ा सा मिडल से ऊपर आ गया, देखो ये मिडल यहाँ होना था, ऊपर आ गया, तो ये वाली आर्म शॉर्ट हो गई, नीचे वाली लॉन्ग हो गई, थोड़ा सा ऊपर आया, ठीक है, थोड़ी सी शॉर्ट है, थोड़ी सी लॉन्ग, वो सब मेटासेंट्रिक। ये वाला है आपका एक्रोसेंट्रिक। अब एक्रोसेंट्रिक क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम वो होते हैं जिसमें और मतलब ये वाली आर्म बहुत छोटी हो जाती है और ये वाली और लंबी हो जाती है, वेरी लॉन्ग, ठीक है भाई। इनकेस की आपको एक्सट्रीमली शॉर्ट मिलती है ये वाली आर्म, और ये बहुत लंबी होती है लॉन्ग आर्म, वो सब एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक में तो हद ही हो जाती है। टीलोसेंट्रिक का एग्जाम्पल ना वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम जो मेल में होता है, उसमें तो आप पूछो ही मत, बिल्कुल टर्मिनल पे पहुंच जाता है सेंट्रोमेयर, उसको टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। अब आप लोग अगर यहाँ पे फिगर में देखोगे ना, आपके फिगर में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, लिखा है।
ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ बार बार कि एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी हमें पूरी करनी है भाई, एक एक वर्ड। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जहां पे ऐसे कलेक्ट हो गया है सारा डीएनए, पहली बात वो सेंट्रोमेयर में होता है, मेनली जो सब में होता है। कई बार क्या होता है, कुछ, हमेशा नहीं, कुछ क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है ना बच्चों, वो एक और जगह इकट्ठा हो जाता है, उसको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सैटेलाइट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि कुछ बार क्रोमोसोम्स में कई बार क्या होता है, नॉन स्टेनिंग, वहां पे स्टेनिंग हो ही नहीं पाती है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखती है एक पर्टिकुलर लोकेशन, और पर्टिकुलर लोकेशन वही एकदम एंड पे आपको मिलेगी, ठीक है, वो स्मॉल फ्रेगमेंट जैसा दिखता है, उसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। माइक्रोबॉडीज क्या होती है, बहुत छोटे छोटे वेसिकल्स, माइन्यूट छोटे छोटे वेसिकल्स, उन्हें माइक्रोबॉडीज बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, भले प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स। तो माइक्रोबॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे वेसिकल्स, जिनमें बहुत सारे अलग अलग मतलब एंजाइम्स मिलते हैं, उन्हें हम माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। स्पेसिफिकली बोला है मेम्ब्रेन बाउंड, तो क्या ये प्रोकैरियोट्स में होंगे? नहीं होते। तो अगर हम बोल रहे हैं माइक्रोबॉडीज, तो वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी यूकेरियोट्स में, ठीक है। ओके, तो अब ये हमारा चैप्टर आज यहाँ पे खत्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं रेगुलरली आपको एमसीक्यू भेजती हूँ सॉल्व करने के लिए, मॉर्निंग में 10 पीवाईक्यूज। इस चैप्टर के आपको टोटल 500 एमसीक्यूज 50-50 की फॉर्म में आई एम गोइंग टू शेयर। आई हैव शेयर्ड टिल नाउ 250 प्लस वहाँ पे गूगल फॉर्म्स में। क्यों, क्या होता है ना, गूगल फॉर्म बहुत बढ़िया रहता है, आप आंसर करोगे, आपको तभी पता लग जाएगा कि आपका कौन सा सही है, कौन सा गलत है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस से ही होगा, होगा एनसीईआरटी एंड प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।